गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस की एक और लर्नर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको पढ़नी है, टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है कि भाई किसी भी लर्निंग सिचुएशन में टीचर की और लर्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर जो है उसको ये विश्वास करना चाहिए कि उसका जो भी स्टूडेंट है क्लासरूम में पढ़ रहा है वो अपनी सक्सेस को अचीव कर सकता है। एक टीचर होने के नाते उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे के अंदर उस पूरे के पूरे पोटेंशियल को डेवलप कराए। एक बच्चा जो है अपने पूरे पोटेंशियल को रीच कर सके, जितनी भी नॉलेज वो गेन कर सकता है, अपनी स्किल्स को गेन कर सकता है, वो स्किल को गेन करे ताकि वो सोसाइटी का सिटीजन बन सके। ठीक है जी। और लाइफ लॉन्ग अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सके, थिंकिंग स्किल्स को यूज़ कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर डेवलप हो सके। एक टीचर को इन सब स्किल्स को डेवलप करने में, शार्प करने में एक बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, ये उसकी ड्यूटी बनती है। एक टीचर जो है वो एक बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है उसकी लाइफ का। तो उस टीचर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉम्प्टनेस और डिज़ायर फॉर लर्निंग। ये सब बच्चा जो है अपने टीचर से ही सीखता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो रेलेवेंट हो और इंटरेस्टिंग हो। ठीक है। जो एजुकेशन है वो इनकॉर्पोरेट करे स्टूडेंट्स की फैमिलीज से, कम्युनिटीज़ से जब भी पॉसिबल हो सके। बच्चा जो है, हर बच्चे की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उसको सिखाया जा रहा है वो पूरा मन लगा के सीखे। ठीक है जी। उसको गेन करने की कोशिश करे, अपनी पूरी भागीदारी दे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक जो टीचर होता है वो क्या होता है, वो होता है फैसिलिटेटर, कि वो फैसिलिटेट करता है बच्चे को हर चीज़ के लिए। एक टीचर जो है वो मेंटर होता है। ठीक है जी, बच्चे के लिए। तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लिखी गई है। पहला है टू प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, बच्चे की काउंसिल करें हर स्टेज पर, स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को डेवलप करें, बच्चे को मोटिवेट करते रहें, हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड कराएं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ स्कूल में होनी चाहिए, फ्रीडम बच्चे को मिले, कोऑपरेटिव बिहेवियर बच्चे के अंदर आए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके बच्चा, डेवलप करे पॉजिटिव एटीट्यूड्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे स्टूडेंट्स के अंदर। अब कुछ अजम्पशंस यहाँ पर होती हैं बच्चे को लेकर, क्या क्या होती हैं कि व्हेन दे बिलीव दे कैन लर्न इन डिफरेंट वेज एंड एट डिफरेंट रेट्स, व्हेन द क्लासरूम एंड स्कूल एनवायरनमेंट सपोर्ट देयर इमोशनल, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल नीड्स, learning is authentic, they feel respected, there is a positive relationship between teacher and students, teacher provide explicit feedback designed to reduce the gap between students current and higher level of understanding। ये कुछ assumptions हैं। अब कुछ गाइडलाइंस हैं टीचर्स के लिए जो करनी चाहिए। एक टीचर जो है बिलीव करे कि सब बच्चे जो हैं वो सीख सकते हैं, एंथुजियाज्म को डिस्प्ले करे, पैशन को डिस्प्ले करे टीचिंग के लिए, work together as a professional learning community intent on improvising students achievement, set achievable but challenging class tests, provide differentiated learning activities, provide a quality classroom environment in which all students feel valued and respected by the teachers and by fellow students, work hard to develop positive relationship with all students, know our subject matter well, maintain high expectations of our students, plan explicit teaching activities that stimulate students' interest, provide explicit feedback that helps students move from their current to higher level of understanding, keep learning। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं टीचर्स के लिए। ठीक है जी। अब इन्हीं गाइडलाइंस को जो है वो आगे एक्सप्लेन किया गया। तो पहला क्या है कि बिलीव ऑल चिल्ड्रंस कैन लर्न, कि सब बच्चे जो हैं वो सीख सकते हैं, वो इनकी इस पर बिलीव करें। ठीक है जी। दूसरा है थिंग्स नीड टू मेक सेंस टू स्टूडेंट, कि जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है क्लासरूम में सिखाने के लिए वो बच्चे के लिए सेंस सेट करें। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी हम बता रहे हैं इसको कोई सेंस ही नहीं है। बिल्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट्स नो, कि मतलब बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करके आगे की नॉलेज को जो है उस पर सेट किया जाए। बच्चा जो जानता है उसी को एनहांस किया जाए, बच्चा जो जानता है उसको अगर वो इनकरेक्ट है तो करेक्ट किया जाए। अब ये भी नहीं कि क्लास में आप झटके से बोल दो कि आप गलत बोल रहे हो, आप गलत है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा इमोशनली और कॉग्निटिव लेवल पर हर्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देयर इज द सिंगल बेस्ट वे टू फोस्टर लर्निंग, कि सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता लर्निंग को फोस्टर करने का, मल्टीपल वेज होते हैं लर्निंग को फोस्टर करने के लिए। बच्चे के लिए हम मल्टीपल वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग बच्चे की सीखने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। उसके बाद है व्हाट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इज नॉट द सेम एज व्हाट दे आर एबल टू डू, कि बच्चा जो समझा और वो क्या कर सकता है ये सेम नहीं होते हैं।
बच्चे डाइवर्स भी होते हैं, उनकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्स हो सकती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ लर्नर, कि लर्नर के क्या रोल्स होते हैं। तो लर्नर का पहला रोल है इंगेज एक्टिवली इन लर्निंग, कि लर्निंग में एक्टिवली इंगेज रहें। आर असेस्ड एज पार्ट ऑफ डेली लर्निंग थ्रू अ रेंज ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग डायलॉग एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड टीचर्स, प्रैक्टिकली इन्वेस्टिगेटर्स, परफॉर्मेंस, ओरल प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, कि बच्चा जो है वो हर तरह से अपने एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रहे। असेस्ड ऑन रिटर्न वर्क भी करें, ठीक है, आर्ट वर्क करे, रिपोर्ट करे, प्रोजेक्ट्स करे, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, एट्रीब्यूट्स एंड कैपेबिलिटीज थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ एविडेंस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक असेसमेंट, टास्क, एक्टिविटीज, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। शेप एंड रिव्यू देयर लर्निंग बाय रिफ्लेक्शन, कि अपने जो लर्निंग उन्होंने करी है उनको शेप दें, उनको रिव्यू करें, सेटिंग लर्निंग गोल्स सेट करें, नेक्स्ट स्टेप लें, ठीक है जी। रिव्यू देयर ओन लर्निंग थ्रू सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को सेल्फ असेस करें, कोलैबोरेट करें पीयर असेसमेंट में, कंट्रीब्यूट करें मॉडरेशन एक्टिविटीज़ में। अब लर्नर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या है। अ लर्नर शुड बी एक्टिव फॉर लर्निंग प्रोसेस, लर्नर जो है वो एक्टिव रहे, फीडबैक दे अपना, एक्सरसाइज करे रेगुलरली, इनिशिएटर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए बच्चा, ठीक है जी। अ लर्नर शुड हिज आइडियाज एंड एक्सपीरियंस विद हिज टीचर और कोच एंड पीयर्स, लर्नर जो है वो अपने आइडिया एक्सपीरियंस को शेयर करे। लर्नर शुड बी कॉपरेटिव, लर्नर कैसा हो, कॉपरेटिव हो, मेंटेन फ्रेंडली बिहेवियर, शुड बी ईगर फॉर लर्निंग और शुड बी सोशल और शुड बी ऑप्टिमिस्ट। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लर्नर की जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी ऑन चिल्ड्रन, कि भाई जो पॉवर्टी होती है उसका क्या इफेक्ट जो है बच्चे पर पड़ता है। देखें ज़रा क्या इफेक्ट है बच्चे के ऊपर। तो पहला है एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव आउटकम्स। भाई पॉवर्टी एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ बच्चा चाहे तो बच्चा आप लड़ नहीं सकता उस चीज़ से। बचपन में इस पॉवर्टी से लड़ने का काम जो है पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स एक हद तक जो है बच्चे की हर ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चिल्ड्रंस हु आर रेज्ड इन पॉवर्टी आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ वाइड रेंज ऑफ नेगेटिव आउटकम्स आर आइडेंटिफाइड एट बर्थ एंड कैन एक्सटेंड टू एडल्टहुड, कि पॉवर्टी की वजह से बच्चे के अंदर नेगेटिव आउटकम्स जो हैं वो आ सकते हैं बर्थ के टाइम पर भी और एडल्टहुड टाइम पर भी। नेगेटिव आउटकम्स जो हैं वो एसोसिएट रहते हैं डीप एंड लॉन्ग टर्म पॉवर्टी से और पॉवर्टी इन अर्ली चाइल्डहुड। अब आउटकम्स क्या है, एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव आउटकम्स। तो कहते हैं पॉवर्टी हैज लार्ज एंड कंसिस्टेंट एसोसिएशन विद नेगेटिव एकेडमिक आउटकम्स। पॉवर्टी की वजह से, इकोनॉमिक लेवल अच्छा ना होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है, उनके कॉग्निटिव आउटकम्स पे, उनकी कॉग्निटिव लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि वन स्टडी फाउंड दैट रीसेंट पॉवर्टी मे बी मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद लोअर अचीवमेंट्स, कि मतलब पॉवर्टी की वजह से बच्चा जो है वो अचीव नहीं कर पाता जो वो अचीव करना चाहता है, ठीक है जी। अगर आप अपने आसपास के इलाकों में भी देखो तो जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, वो बच्चे आपको सड़क पर घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। वो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, और जाते भी हैं अगर तो वो उनका मन ही नहीं है पढ़ने में। उनका जो एक मेंटली सेट है कि भाई हम गरीब हैं और हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक और जो एक इमोशनल डेवलपमेंट है उससे पॉवर्टी बहुत रिलेट करती है, ठीक है। बच्चों का, जो बच्चे पॉवर्टी से जूझ रहे होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है किसका, बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम का। उसमें उनमें डिसोबीडियंस, इम्पल्सिवनेस, डिफ़िकल्टी, पीयर्स के साथ घुलने मिलने की सब आपको दिखाई दी जाएगी, ठीक है जी। बहुत ही कम बच्चों में जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं उसमें आपको पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों में नेगेटिव बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब पॉवर्टी जो है बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल आउटकम्स के ऊपर। कह रहे हैं किसने एक्सप्लेन किया कि पुअर चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बी रेज्ड बाय सिंगल पेरेंट, कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको सिंगल पेरेंट्स बड़ा करते हैं, मतलब फादर या फिर मदर। टू लिव इन हाउस होल्ड वेयर देयर इज लेस पेरेंटल सुपरविजन, की मतलब इन बच्चों के ऊपर पेरेंटल सुपरविजन नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता है कि भाई अब माँ बाप बाहर होते हैं, बच्चे अकेले कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कुछ काम करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। इनके नेगेटिव सोशल और इमोशनल आउटकम्स निकल के सामने आते हैं। इन बच्चों में लैक ऑफ बिहेवियर होता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लैक ऑफ डिसोबीडियंस, मतलब ये बच्चे जो हैं वो ओबीडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इकोनॉमिक आउटकम्स एज एडल्ट, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक आउटकम्स जो होते हैं वो उनके बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि भाई स्टडीज फाइंड दैट दोज हु एक्सपीरियंस परसिस्टेंस पॉवर्टी एज चिल्ड्रन एज मच और मोर लाइकली टू बी पुअर एज एडल्ट देन दोज हु वर नॉट पुअर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कि भाई जो ये स्टडीज़ की गई थी, जिन्होंने परसिस्टेंस पॉवर्टी को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, बचपन में वो बच्चे थे, तो वो बच्चे जो हैं आर मोर लाइकली टू बी पुअर एज एडल्ट्स देन दोज हु वर नॉट पुअर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब जो बचपन में इतने गरीब नहीं थे लेकिन एडल्ट होकर और भी ज़्यादा गरीब हो गए। कहने कि भाई एडोलसेंट्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड पॉवर्टी आर मोर लाइकली टू अर्न लो वेजेस। कि एडल्टहुड में क्या होता है, जो एडोलसेंट्स होते हैं वो एडल्टहुड में कम वेजेस पर काम करते हैं देन देयर पीयर्स हु ग्रू अप इन लेस डायर सर्कमस्टांसेस। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है कि भाई एक बचपन से एक माइंड से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जिन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी से जुड़े, तो वो जानते हैं कि हमने बड़े को क्या बनना है, वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जो है मेंटेन करते हैं। अदरवाइज जैसे वो बचपन में थे उससे भी खराब हालत जो है उनके बड़े होकर सामने आते हैं। हेल्थ आउटकम्स की अगर बात करें तो इन बच्चों की हेल्थ जो है बहुत अच्छी नहीं होती है बर्थ से ही लेकर। पुअर चिल्ड्रंस आर मोर लाइकली टू बी ऑफ लो बर्थ वेट, कि मतलब बचपन से इनका वजन जो है वो कम होता है, एंड डाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ देन चिल्ड्रन हु आर नॉट बॉर्न इनटू पॉवर्टी। मतलब जो बच्चे गरीबी में पैदा नहीं हुए हैं, जो बच्चे गरीबी में पैदा हुए हैं, वो अपने फर्स्ट मंथ में ही मर जाते हैं। इन्फेंट जो पुअर हाउस होल्ड्स में होते हैं उनमें फूड की इनसिक्योरिटी पाई जाती है, उनको फूड नहीं होता है, वो कुपोषित मतलब मैल न्यूट्रिटेड बच्चे होते हैं। उनको अगर आप देखो तो वो बहुत पतले होते हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, उनकी डाइट जो होती है वो इनएडिक्वेट होती है क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उतना मतलब जिनमें न्यूट्रिएंट्स हों वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, तो चिल्ड्रन हु आर पुअर आर एट रिस्क greater risk for experiencing accidents and injuries than children who are not living in poverty। तो जो बच्चे गरीबी में जीते हैं, पुअर होते हैं, पॉवर्टी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके एक्सीडेंट्स और इंजरीज उनको ज़्यादा होती है। ओके, वही बात, इन बच्चों में अस्थमा, अनीमिया, ठीक है, इस तरह की भी आपको चीज़ दिखाई देंगी। मोटर स्किल्स जो हैं वो उनकी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन, कि बच्चों के ऊपर क्या क्या जो है इफेक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट अपॉन चिल्ड्रन इन कॉम्प्लेक्स वेज एंड फोर्सेस देम टू कॉन्स्टेंटली रीथिंक एंड रिवाइज देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड प्लेस विद इन सोसाइटी। तो कहने की जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट था बच्चों के ऊपर कॉम्प्लेक्स वेज में, उन्होंने फोर्स किया है कि वो रीथिंक करें, रिवाइज करें अपनी आइडेंटिटी को, अपने सोसाइटी में अपनी जगह को। जो बच्चे होते हैं, जो एडोलसेंट्स होते हैं, वो न्यू ट्रेंड से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कल्चरल, टेक्नोलॉजी और सोशल चीज़ों से वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव में, तो पहला का ग्लोबलाइजेशन चेंजेस देयर थिंकिंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन, कि जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है या हुआ है तो बच्चों की जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसके उनके विचारों में बदलाव आया है। ग्लोबलाइजेशन ने चेंज द वे ऑफ लिविंग, कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, लिविंग का जो तरीका है वो बदल दिया है। बच्चे नए ज़माने में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। टेक्निकल एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराया है। अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं हायर एंड बिजनेस एजुकेशन की, कि बच्चे जो हैं पढ़ सकते हैं, बिजनेस के बारे में कैसे डेवलप करना है बिजनेस को वो जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन एनकरेज द नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, बच्चों की नॉलेज को एनकरेज किया है, एनहांस किया है। एनकरेज द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन अमंग चिल्ड्रन, कि बच्चे जो हैं वो कॉपरेट करना सीख गए हैं, वो जानते हैं किस तरह से उन्हें कॉपरेट करना है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज ब्रेन ड्रेन, जो एक ब्रेन ड्रेन की समस्या है कि जो एजुकेटेड वर्कर्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं अपने काम को ढूंढने के लिए, जहाँ पे उनको वेजेस जो हैं वो हाई प्लेस पर मिले, तो अपनी जगह को छोड़ के, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ वो पले बड़े हैं, उस छोड़ के कहीं और माइग्रेट हो जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड चिल्ड्रन हेल्थ, कि मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से चिल्ड्रन की हेल्थ है उससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। बच्चों की जो हेल्थ है वो खराब हो गई है, डिजीज़ को इंक्रीज कर दिया है इसने, और चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ को इसने अच्छे से इफेक्ट किया है। अब कल्चर जो है वो बच्चों का थोड़ा सा चेंज हो गया है, वेस्टर्न कल्चर बच्चों ने अपना लिया है, बिहेवियर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उनका हो गया है। ठीक है,
वेस्टर्न कल्चर का बहुत अच्छा इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ा है, यंगर चिल्ड्रन के ऊपर भी, इन्फेंट्स के ऊपर भी, उनके बिहेवियर पर, इमोशनल लेवल पर, सेल्फ कंट्रोल बच्चों के अंदर नहीं रहा है। तो ये इफेक्ट्स थे किसके? ग्लोबलाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं, एडोलेसेंस के फीचर्स क्या होते हैं और एक टीचर जो है वो किस तरह से बच्चे की हेल्प कर सकता है सिचुएशन के अंदर। तो अगर हम बात करें एडोलेसेंस वो पीरियड है जहाँ पर बच्चा अपनी मेच्योरिटी लेवल को अटेन करता है, उनकी ग्रोथ जो है बहुत हाई रहती है, हार्मोनल चेंज बहुत अच्छे से होता है, बच्चा अपने आप को फिजिकल, मेंटल, सोशली और इमोशनल लेवल पर अब सब कुछ अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो जीन पियाजे कहते हैं एडोलेसेंस इज द एज ऑफ ग्रेट आइडल्स एज वेल एज द टाइम ऑफ सिंपल एडेप्टेशन टू रियलिटी। एडोलेसेंस वो एज है जहाँ पे ग्रेट आइडियल्स बच्चों के होते हैं, ग्रेट आइडल की एज है, और यहाँ पर जो है बच्चा एडेप्टेशन से रियलिटी की तरफ जाता है। स्टैनले हॉल कहते हैं कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। कि जो है ये तूफान की एज है, मतलब इसमें बच्चे में इतने बदलाव आते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब कहाँ का बदलाव आते हैं? पहला है रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड चेंजेस। हाइट जो है, वेट एकदम से बढ़ जाता है, मैच्योरिटी आने लगती है। आप जो है दोनों जो गर्ल और बॉय है उनकी आवाज़ों में डिफरेंस पता कर सकते हो। बॉयज़ की आवाज़ भारी हो जाती है, गर्ल्स की आवाज़ पतली हो जाती है। ठीक है जी। इन ऑर्गन्स जो हैं वो एक्सटर्नली बढ़ जाते हैं। गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। बॉयज़ में एडम्स एप्पल दिखाई देने लगता है। ग्लैंड्स जो हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। बॉयज़ में अगर हम कहें तो सीमन प्रोड्यूस होने लगते हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती हैं, हेयर ग्रोथ होने लगती है प्यूबिक रीजन पर, अंडर आर्म्स में, लेग्स में, लिम्स में, थाइज में। लड़कों में बियर्ड और मस्टैचेस जो हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। अगर इमोशनल की बात करें तो ये जो है इसमें इमोशनल लेवल बहुत हाई पीक पे होता है। कभी आप देखो तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के अंदर, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं अपने फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है। इमोशंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं बहुत जल्दी से। कभी बच्चा खुश था, अभी बच्चा दुखी हो गया, ये रोने लगा है। सेल्फिशनेस जो है बच्चे में बढ़ जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कभी बहुत हाई होता है, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, उनको लगता है कि प्रॉपर लव नहीं मिल रहा है, अफेक्शन नहीं मिल पा रहा है उनको। अपोजिट सेक्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इमोशंस ऑफ एडल्ट्स आर नॉट अंडर कंट्रोल, की इमोशंस जो हैं वो अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं, कभी भी आउटबर्स्ट हो सकता है। कैसे एडोलेसेंस डेवलप द हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग, वो दिन में सपने देखने लगते हैं, अपनी फैंटेसी लाइफ ऑफ फैंटेसी के बारे में सोचने लगते हैं, फॉल्स इमेजिनेशन बनाते हैं। उसके बाद क्या? इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या है कि द स्पेन ऑफ अटेंशन इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि जो स्पेन ऑफ अटेंशन है वो इसमें बढ़ जाता है। मेमोरी इज ऑल्सो डेवलप, मेमोरी डेवलप हो जाती है, लॉजिकल फंक्शन ज़्यादा आता है, सडन डेवलपमेंट होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स के साथ। एडोलेसेंस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने आप। हीरो वर्शिप इसके अंदर आ जाती है कि बच्चा जो है वो अपना एक रोल मॉडल चुन लेता है, बच्चे को उसकी तरह ही बनना है, अपना एक टारगेट जो है वो सेट कर लेते हैं, अपने आइडल मैन को मानने लगते हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो डेवलप हो जाती है एडोलेसेंस के अंदर बहुत फास्ट स्पीड पे। ठीक है। वो चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, इनको प्रेज करें, उनकी तारीफ़ें करें। बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं फ्रॉम देयर ग्रुप्स एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम फ्रीली, बच्चे जो हैं वो आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। दे बिकम वेरी लॉयल टू देयर ग्रुप्स, अपने ग्रुप्स के लिए बहुत लॉयल हो जाते हैं। ही ऑफन कम्स इन क्लैश विद हिज एल्डर हु डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज ग्रुप एफिलिएशंस। ठीक है भाई। अब इसमें जो एक टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस तरह की एज में? पहला है प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी। जो एडोलेसेंट साइकोलॉजी है उसकी प्रॉपर नॉलेज टीचर्स जो हैं बच्चों को समझा सकते हैं, दे सकते हैं। अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड, की टीचर जो है वो इंडिविजुअल नीड्स पर अटेंशन प्रोवाइड करवाए। उसके बाद प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, कि बच्चों को एग्जाम्पल देके समझाए, क्लियरली बच्चों से बात करें। प्रेज एंड रिकग्निशन, कि बच्चों को प्रेज करें, बच्चों की तारीफें करें, बच्चों को रिकग्नाइज करें, उनको काम दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। एजुकेशनल गाइडेंस, कि बच्चों को इस चीज़ की एजुकेशनल गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। हर स्टेज पे बच्चों को बताएं कि हाँ भाई ये स्टेज है, आप इस स्टेज से जूझ रहे हैं, आप में ये बदलाव आ सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि बच्चे को जो है कि टू अवॉइड सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड डे ड्रीमिंग दैट शुड कीप द इंडिविजुअल ऑक्यूपाइड इन वेरियस गेम्स, के बच्चे के अंदर बच्चों को गेम्स में, डिबेट्स में उनकी टेंडेंसी को उनकी टेंडेंसी को जो है वो बढ़ाएं, इनको एनहांस करें, एक्टिविटीज़ कराएं। रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, के बच्चों को जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में सही से समझाएं, बच्चों को बताएं।
सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, कि बच्चे में जो है इस स्टेज में आकर के बच्चा जो है वो होता है क्यूरियस, जानने के लिए, उसको उत्सुकता है हर चीज़ जानने की। तो उस उत्सुकता को, उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो ये जो है टीचर के कुछ रोल हो सकते हैं इस स्टेज के अंदर जो बच्चों के हेल्प आ सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, इतना आप अच्छे से सो कर लें। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में होप सो कि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये बुक नेक्स्ट बुक को हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके।